वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो हमारा चैप्टर चला हुआ है उसमें जो हमने हमारा ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं और उसके बाद जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, ब्रीदिंग किस तरह से होती है, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है और जो हमारे वेस्ट एयर है जैसे CO2 है वो बॉडी से बाहर किस तरह से आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टेप्स है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे फर्स्ट क्या होगा, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है वो इनहेल कर ली जाती है, बॉडी के अंदर ले ली जाती है, और जो हमारे वेस्ट एयर है जिसके अंदर CO2 होता है उसको बॉडी से बाहर छोड़ दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो जो O2 है वो इन हो जाएगी और CO2 है वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। एक्सचेंज में क्या होगा, जैसे ही हमारी जो O2 वाली एयर है, ऑक्सीजन रिच जो एयर है एटमॉस्फेयर से हमारे एल्वोइली के अंदर चली जाती है लंग्स में, तो वहाँ पे एल्वोइली के अंदर से ऑक्सीजन को ब्लड में भेज दिया जाता है और ब्लड से जो हमारी CO2 बनी है उसको अंदर ले लिया जाता है और उसको बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एल्वोइली के अंदर ये एक्सचेंज होता है, ब्लड से CO2 ले ली जाती है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल दी जाती है। थर्ड जो स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड। ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन है उसको पूरी बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज थ्रू ब्लड। उसके बाद फोर्थ जो स्टेप है वो है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। तो ब्लड के अंदर से जो ऑक्सीजन जा रही है, जो हमने सांस के द्वारा अंदर ली है, वो ऑक्सीजन ब्लड कहाँ लेके जाएगा, टिश्यू के पास, और टिश्यू में उसको छोड़ दिया जाता है और टिश्यू के अंदर जो CO2 बनी है उसको वापस ले लिया जाता है। तो वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है, CO2 ब्लड के अंदर आ जाती है और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो टिश्यू के पास पहुंच जाती है। जो फाइनल स्टेप होगा हमारा वो रहेगा यूटिलाइज ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। तो जो हमारे टिश्यू है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी की जो एनर्जी है उसको बनाने के लिए, और वहाँ से जो CO2 है उसको रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से ये सारे स्टेप फॉलो हो जाते हैं। ठीक है, CO2 जो रिलीज होगी वो लंग्स के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो हमारे रेस्पिरेशन में फॉलो होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन।
मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो हमारा रेस्पिरेशन है बच्चों, उसमें दो तरह के जो स्टेप है वो फॉलो होते हैं। ब्रीदिंग के अंदर दो तरह के जो हमारे स्टेप्स है वो फॉलो होंगे। मेनली कौन कौन से रहेंगे? एक है इंस्पिरेशन और सेकंड है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है बच्चों, जो हम एयर है उसको बॉडी के अंदर लेके जाना। एटमॉस्फेयर से जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। और जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं जिसमें CO2 की अमाउंट ज़्यादा होती है, एयर भी होती है साथ में और उसमें CO2 की अमाउंट ज़्यादा होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपिरेशन। तो आइए देखते हैं जो इंस्पिरेशन है वो किसकी वजह से होता है, क्यों होता है इंस्पिरेशन, हवा हमारी बॉडी के अंदर कैसे चली जाती है। तो जैसे कि हमने हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, इसके अंदर एल्वोली होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जो जब हवा उसके अंदर भरती है तो वो अपने जो साइज है उसको बढ़ा देते हैं। इसके अलावा डायफ्राम है नीचे, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग करता है, मस्कुलर होता है, ये मसल्स का बना होता है। उसके अलावा जो हमारे लंग्स है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर एनक्लोज होते हैं। ये एक एयर टाइट कैविटी है जिसमें इनके दोनों साइड रिब्स प्रेजेंट होती है, ऐसे जो हमारी रिब्स होती है, और इन रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती है, उसको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स के बीच में मसल्स पाई जाती है। तो जो हमारा इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन कैसे होगा, हमें पता है जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है 560 mm पर Hg। तो ये हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे ही हम जो हवा है उसको अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं, इनहेल करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे लंग्स है वहाँ पे जो प्रेशर है, जिसको हम एल्वोइलर प्रेशर भी बोलते हैं, वो डिक्रीज हो जाता है। एल्वोइलर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एल्वोइलर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वो डिक्रीज होने का कारण क्या है, जो हमारा डायफ्राम है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिससे हमारा जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक चैम्बर है, उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। और जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी अपने आप को एक्सपेंड कर लेती है, जिससे हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ेगा तो लंग्स का एरिया भी बढ़ेगा, और एरिया बढ़ने के साथ साथ प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो जो हमारी चेस्ट का प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 558 mm पर Hg के आसपास हो जाएगा, एल्वोइलर प्रेशर। जो कि हमारे जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे थोड़ा सा कम है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर से कम है। तो प्रेशर जब कम होगा तो एक प्रेशर ग्रेडियंट पैदा हो जाता है, एक अंतर पैदा हो जाता है। एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स के अंदर प्रेशर कम है। तो हमेशा ही कोई भी चीज़ है जब वो ट्रैवल करती है, डिफ्यूजन होता है, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ होता है। ठीक है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेजेंट है वो लंग्स के
अंदर चली जाती है इस प्रेशर की वजह से, क्योंकि लंग्स के अंदर प्रेशर है वो कम होता है। तो इस तरह से जो एयर है एटमॉस्फेयर से वो लंग्स के अंदर चली जाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपिरेशन की। एक्सपिरेशन होता है बच्चों जो हमारे लंग्स के अंदर एयर है और उसमें CO2 है जो हमारे टिश्यू के अंदर बनी है, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस, उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन होता कैसे है? जब हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वोइलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जो एल्वोइलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम रह जाता है और हमारे लंग्स का जो प्रेशर है एल्वोइलर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। तो जो हमारी एयर है लंग्स के अंदर प्रेजेंट वो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो प्रेशर लंग्स का बढ़ता कैसे है, इंक्रीज कैसे होगा? तो वो होगा जो डायफ्राम पहले कंट्रैक्ट होके नीचे की तरफ चला गया था वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी अपनी ओरिजिनल शेप में आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है उसका जो एरिया है वो कम हो जाता है, और एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जैसे ही हमारा जो एल्वोइलर प्रेशर इंक्रीज होगा वो चला जाता है मोस्टली 562 mm/Hg के आसपास, थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो एयर कहाँ जाएगी? ज़्यादा से कम की तरफ। तो एयर लंग्स के अंदर से एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करती है। तो इस तरह से जो हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रोसेस है वो होती है। जो हमारे एयर है जिसको हम सांस के द्वारा अंदर लेके जाते हैं उसकी वॉल्यूम को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम एब्डोमेन कैविटी है फोर्सफुली इनहेलेशन करें, फोर्सफुली इंस्पिरेशन करें तो हमारी थोड़ी बहुत जो एयर है वो ज़्यादा अंदर जा सकती है, जो डायफ्राम है वो ज़्यादा कंट्रैक्ट हो सकता है, जो थोरेसिक कैविटी का साइज है वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी ज़्यादा एक्सपेंड हम करवा सकते हैं नॉर्मल से ज़्यादा। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर है जो लंग्स के अंदर जाती है जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, उसको मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर का हम यूज करते हैं हमारे जो लंग्स के अंदर एयर की वॉल्यूम होती है। तो इस तरह से बच्चों हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रोसेस लंग्स के अंदर होती है। उसके बाद कुछ टर्म्स आती हैं हमारे जो लंग्स है या इसके अंदर जो एयर की वॉल्यूम है उससे रिलेटेड। वो टर्म्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में उन टर्म्स में से कोई ना कोई टर्म जरूर पूछ ली जाती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन टर्म का डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।